हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाल दवा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर या फिर ऑप्शन डी लाइमस्टोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए जहाँ पर भी चींटी काटती है वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को मल देते हैं। आप सभी को पता है कि बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है और इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जल परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन या फिर ऑप्शन डी हवाई परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल परिवहन। दोस्तों, याद रखिएगा कि परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन जल परिवहन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजुआ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको करा चुका हूं। याद रखिएगा कि यूग्लिना को ही जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि पैरामीशियम को चप्पल जंतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी CV रमन या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, याद रखिएगा कि मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी क्यूराइल जलधारा, ऑप्शन सी क्यूरोशियो जलधारा या फिर ऑप्शन डी अल नीनो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में बहती है और याद रखिएगा ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जलधारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो क्यूरोशियो की जलधारा है इसको जापान की काली धारा कहा जाता है, इसका गहरा नीला रंग होने के कारण। अगला क्वेश्चन, श्वेत मरुस्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी पंपास मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी गोवी का मरुस्थल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार का मरुस्थल। तो याद रखिएगा कि थार का मरुस्थल एशिया में है और इसी को श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंपास कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में है और याद रखिएगा कि जो गोवी का मरुस्थल है ये चीन के मंगोलिया में है। अगला क्वेश्चन, म्यूटेरिक अम्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे स्टोमक में यानी कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा बिहार में ही है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। तो अगर आपके किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का टॉपिक दे रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ई कोलाई किस अंग में उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। तो याद रखिएगा कि जो ई कोलाई है ये हमारे छोटी आंत में उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन, मानवताओं का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। याद रखिएगा कि सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है और मानवताओं का पालना जो कहा जाता है वो अफ्रीका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वेद में गद और पद दोनों का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। दोस्तों याद रखिएगा कि यजुर्वेद में ही गद और पद दोनों का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में यज्ञों का वर्णन है, तो याद रखिएगा कि यजुर्वेद में ही यज्ञों का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में संगीत का वर्णन है, तो याद रखिएगा सामवेद में है। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। दोस्तों याद रखिएगा कि चाणक्य का ही जो नाम है वो विष्णुगुप्त भी है और याद रखिएगा कि कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने परम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। तो याद रखिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर स्वामल भोजी है? ऑप्शन आपके सामने बकरी, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी भालू या फिर ऑप्शन डी पेंगुइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरगोश। तो याद रखिएगा कि खरगोश एक शाकाहारी जीव है और ये एक ऐसा जीव है जो कि स्वामलभोजी है, यानी कि अपना मल खुद खाता है। याद रखिएगा कि जब तक ये खरगोश अपना मल नहीं खाएगा तब तक इसमें पाचन क्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनमें टोटल 7 सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, याद रखिएगा BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने जगजीवन राम, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी KC नियोगी या फिर ऑप्शन डी NK सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KC नियोगी। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा जगजीवन राम थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा बलदेव सिंह थे। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 24 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार हेतु
किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने रेडॉन 60, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी निकल 60 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। तो याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रानीखेत बीमारी होती है वो मुर्गियों में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी किन में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा मुर्गियों में देखने को मिलता है। और याद रखिएगा कि ये वायरस से यानी कि विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन, पादपों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन आपके सामने जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी मूल रोम या फिर ऑप्शन डी कैम्बियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो जड़ें होती हैं, इसके माध्यम से जो जाइलम होती है, इसके माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक जड़ से लेकर जल को पहुंचाया जाता है। और जब भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, उस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि पादपों में यानी कि पौधों में जल परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। अगर आपसे पूछता कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाता फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन, ऊटी नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन आपके सामने अरावली, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुरा या फिर ऑप्शन डी अजंता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलगिरी। तो याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी नामक जो स्थान है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तेंदू के पत्ते किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, याद रखिएगा अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन, उत्कल मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। तो याद रखिएगा कि जो उत्कल का मैदान है, ये महानदी से इसका निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा उत्कल है। अगला क्वेश्चन, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पक्षी पुरुष यानी कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उल्का पिंडों और तारों का टूटना वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। तो याद रखिएगा कि उल्का पिंड और तारों का टूटना संबंधी जो घटनाएं होती है, वो वायुमंडल के मध्य मंडल में होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, याद रखिएगा मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 31 मई, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 1 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 31 मई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन आपके सामने तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी जिंक या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। याद रखिएगा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है और याद रखिएगा इसमें लोहा पाया जाता है यानी कि आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों मान लीजिए कि कोई पौधा है तो इसे हम उत्पादक कहेंगे यानी कि इसे हम स्वपोषी कहेंगे। इस पौधे को सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भेड़ खाता है तो ये भेड़ क्या कहलाएगा? ये भेड़ यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। और इस भेड़ को जब कोई इंसान खाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि हम जो है अगर बकरी और भेड़ का मांस खाएंगे तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया?
ऑप्शन आपके सामने है 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1992 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। याद रखिएगा कि बाघ को राष्ट्रीय पशु 1972 में घोषित किया गया था, लेकिन याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था वो 1992 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत की धुन को किसने तैयार किया? ऑप्शन आपके सामने आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन बी पन्ना लाल घोष, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कराए जाते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट हुए दिखते होंगे। याद रखिएगा कि बहुत जरूरी है कि हम अपने क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें। आप डेली यूट्यूब में मान लीजिए 2 से 3 घंटा बिताते हैं और आप जो तैयारी डेली करते हैं उसका रिवीजन बाद में नहीं करते, तो उन सारे क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं। आप एग्जाम देने जाएंगे और आपके एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आज एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, आज आप 100 क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो अगर आप एक सप्ताह बाद या फिर 7-8 दिन बाद उसको देखने जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बात यह है कि आपने उसका रिवीजन नहीं किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके एग्जाम से पहले मेरा पूरा प्रयास है कि जितने क्वेश्चंस को हमने पिछले 1 साल में कवर किए हैं, मैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रिवाइज करा दूं, जिससे कि आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप 10,000 क्वेश्चन तैयार करते हैं और आप उसको रिवाइज नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप 1000 क्वेश्चन करते हैं और उसको आप रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल कारगर साबित होते हैं। याद रखिएगा कि हमें 10 बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, तभी हमें सक्सेस मिलती है। इसी तरीके से हमें हज़ारों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 100 क्वेश्चन को 1000 बार कर ले तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा साबित होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक ऐसा कंटेंट भी हमें चाहिए होता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। तो दोस्तों हमारा प्रयास है आपके एग्जाम से पहले आपका रिवाइज कराना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।